हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है जीवधारियों का वर्गीकरण। ये हमारा लुसेंट वन लाइनर जो वीडियो सीरीज है उसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी कर रहे हैं। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि पढ़ रहे हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। कल की जो वीडियो थी वह परिचय था जीव विज्ञान का, और आज का जो वीडियो है वह जीवधारियों के वर्गीकरण पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। तो अरस्तु ने जीवों को कितने समूह में विभाजित किया था? दो समूह में। एक तो उन्होंने जंतु समूह बनाया और दूसरा उन्होंने वनस्पति समूह बनाया था। ठीक है, तो अरस्तु द्वारा जो जीव थे उनको दो समूहों में बांटा गया, दो समूहों में रखा गया। ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझिए कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ताकि उसके उन चीजों के अध्ययन में हमें क्या मिल सके, सुविधा प्राप्त हो सके। तो अरस्तु ने अध्ययन के दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा, जंतु समूह और वनस्पति समूह के रूप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिनियस आते हैं। अरस्तु के बाद लिनियस आते हैं। लिनियस अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा। इन्होंने समूह के जगह जगत शब्द का प्रयोग किया, तो इन्होंने इसे दो जगतों में विभाजित किया। पहला इन्होंने पादप जगत कहा, जिसको प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्लांट किंगडम कहते हैं। दूसरा है जंतु जगत, एनिमल किंगडम में विभाजित किया। तो ये दो विभाजन जो है किया गया था लिनियस के द्वारा। अरस्तु ने भी जीवों को दो भागों में बांटा था, एक तो जंतु समूह में और दूसरा वनस्पति समूह में। लिनियस ने भी दो समूहों में जीवधारियों को विभाजित किया। एक इन्होंने पादप जगत में किया और दूसरा जो इन्होंने किया जंतु जगत में किया। ठीक है, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, यानी कि लिनियस ने जो ये जगत प्रणाली की शुरुआत की, इसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। तो जो लिनियस ने शुरू किया था वही चल करके आगे यह आधुनिक वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसका नींव बन गया, यानी कि इसी के जैसा अब आगे जो आधुनिक समय में वर्गीकरण किया जाता है। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। क्योंकि लिनियस ने जो वर्गीकरण का विधि अपनाया वही आगे चल करके हम उसी विधि के अनुसार आगे हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी उसी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जीवधारियों का प्रारंभिक वर्गीकरण यहाँ पर एक से डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया था, जीवों को दो भागों में बांटा। एक उन्होंने जंतु समूह रखा और दूसरा उन्होंने वनस्पति समूह रखा। जंतु समूह यानी कि जीव प्राणी ये सब, और वनस्पति समूह पेड़ पौधे ये सब चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर इस समूहन को, इस वर्गीकरण को लिनियस बदलते हैं और लिनियस ने अपना वर्गीकरण लाया। लिनियस ने पादप जगत और जंतु जगत दो नाम दिया, यानी कि इन्होंने समूह के जगह पर जगत का प्रयोग किया और इसी को आधुनिक वर्गीकरण का नींव, यानी कि लिनियस ने क्या किया, आधुनिक वर्गीकरण का नींव रखा। यानी कि जब लिनियस ने जीवों को दो जगतों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत, तो उसी को यहाँ पर आधुनिक वर्गीकरण का नींव कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जीवों के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, कोशिकाओं के आधार पर। तो यहाँ पर दो प्रकार के कोशिकीय जीवों के बारे में बात किया जा रहा है। एक है यूकोरियोटिक कोशिकीय जीव और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव। ठीक है, यूकोरियोटिक कोशिकीय जीव वैसे होते हैं जिनका कोशिका विकसित होता है, जिसमें नाभिक होते हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनका आकार और विभाजन होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें नाभिक का अभाव होता है। जो कोशिका होती है वो पूर्णतः विकसित नहीं होती है, यह सरल संरचना होती है, इसकी आकार और विभाजन इसकी भी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि यूकोरियोटिक कोशिका वो होते हैं जिनकी कोशिका पूरी तरह से क्या होती है, विकसित होती है, और प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनका कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इनमें नाभिक का केंद्रक का, यानी नाभिक यानी केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, आगे चलकर इसका हम उपयोग देखेंगे, यहाँ पर हमें समझना होगा। ठीक है,
आगे है कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो 5 जगत जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए प्राय स्वीकार्य 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली विटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित किया गया। 5 जगत प्रणाली को विस्तारित रूप दिया गया और इसके अनुसार समस्त जीवधारियों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पर विटकर जो थे इन्होंने ही क्या किया, 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत किया सामने, ठीक है, जो कि 1669 ईस्वी में इन्होंने लाया। देखिए 5 जगत में इन्होंने पूरे जीव को 5 जगत में बांटा, 5 भागों में बांटा, ठीक है। पहला इन्होंने मोनेरा जगत बनाया, ठीक है, मोनेरा वर्ग बनाया। दूसरा इन्होंने प्रोटेस्टा वर्ग बनाया, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बनाया, प्रोटेस्टा वर्ग बनाया। तीसरा इन्होंने पादप वर्ग बनाया, प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने तीसरा पादप वर्ग बनाया। चौथा इन्होंने कवक वर्ग बनाया, फंगी, जिसके अंदर कवक वर्ग बनाया गया। और जो पांचवा है इन्होंने जंतु, एनिमल वर्ग बनाया, ठीक है, यानी कि जंतु जगत बनाया। तो ये यहाँ पर जो है विटकर के द्वारा 1669 ईस्वी में, ठीक है, इसको 1969 ईस्वी में, 1600 नहीं 1969 ईस्वी में 5 भागों में जंतुओं को विभाजित किया गया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप और कवक तथा जंतु के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण। मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया और आर्कीय जैसे एक कोशिकीय जीव इसमें शामिल होते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया और आर्किया जैसे एक कोशिकीय जीव जो होते हैं शामिल होते हैं। ये इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत। उसके बाद प्रोटेस्टा आता है। प्रोटेस्टा जैसे एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया जाता है। प्रोटेस्टा जैसे एक कोशिकीय जीवों को जो है प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत शामिल किया गया। पादप जगत के अंदर पौधों के जगत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। पादप जगत के अंदर पौधों को शामिल किया गया है। कवक के अंतर्गत जो है कवक और मशरूम को शामिल किया गया है। जंतु जगत के अंदर जानवरों और मानवों का जगत है, यानी कि जंतुओं और मानवों को जो है जानवरों और मानवों को जो है जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है इस वर्गीकरण के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। देखिए मोनेरा जगत के बारे में बात किया जा रहा है। मोनेरा जगत है, इस जगत में केवल प्रोकैरियोटिक के जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु मुक्त जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तो सबसे जो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो मोनेरा जगत है इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। और हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनकी कोशिका अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मोनेरा जगत है इसके अंतर्गत जीवाणु को रखा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को रखा जाता है, आर्कीबैक्टीरिया को रखा जाता है और तंतुमुक्त जीवाणु को रखा जाता है। चलिए मोनेरा जगत के बाद यहाँ पर हमारे सामने आया है प्रोटिस्टा जगत। देखिए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या रखा जाता है। इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकोरियोटिक जीव सम्मिलित किए जा गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में है। इस प्रकार की जीव पद्धति प्रदर्शित करती है, इस प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह का अपना जीवन प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, दूसरा नंबर पर है प्रोटिस्टा जगत। तो इसमें किस प्रकार के जीव होंगे, किस प्रकार के जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले ये एक कोशिकीय होंगे, ठीक है, और प्रायः ये जलीय होंगे। एक कोशिकीय के साथ साथ ये जलीय होंगे और ये यूकोरियोटिक जीव होंगे। यूकोरियोटिक का मतलब हमने बात किया था कि वो जीव जिनकी कोशिका विकसित है, जिनके कोशिकाओं के अंदर केंद्रक और अन्य प्रकार के जो अंग होते हैं कोशिका के अंदर वो सभी मौजूद होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें। तो ये यूकोरियोटिक जीव कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय और यूकोरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है, ठीक है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में है। युगलिना जो है इसी जगत में है और इस प्रकार के इस प्रकार के जो
जीव हैं वो इस प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में वह स्वपोषी हो जाते हैं और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित हो जाते हैं। तो इनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लांट जगत यानी कि पादप जगत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्लांट जगत देखिए, इस जगत में मुख्यतः सभी हरित बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। इसमें शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे शामिल हैं। तो पादप जगत के अंतर्गत, ठीक है, जब भी पादप जगत की बात की जाएगी तो पादप जगत के अंतर्गत वो सभी हरित और बहुकोशिकीय जीव, यानी कि बहुकोशिकीय का मतलब जिस जीव के निर्माण में बहुत सारे कोशिकाओं का प्रयोग किया गया हो, बहुकोशिकीय जीव को शामिल किया जाता है। और बहुकोशिकीय जीव प्रायः जटिल संरचनाओं का धारण करती है, जटिल संरचनाओं का निर्माण करती है। तो उससे अलग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इस जगत के अंदर यानी कि प्लांट जगत के अंदर जो होंगे वो हरित और बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल होंगे। इनको शामिल किया गया है जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है, और ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको क्या कहेंगे, उत्पादक जीव कहा जाता है, क्योंकि यही जो होते हैं सबसे पहले भोजन बनाते हैं। और आप जब फूड चैन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं या फिर जो जीव होते हैं, पौधे की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो पौधे क्या करते हैं, सबसे पहला स्रोत करते हैं, भोजन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादक जीव कहलाते हैं। तो इस जगत के अंदर, प्लांट जगत के अंदर सिर्फ उत्पादक जीवों को सम्मिलित किया जाएगा और इसमें जो होंगे शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो हमारा जगत है वह है कवक। कवक की बात की जा रही है, फंगी के बारे में बात की जा रही है। देखिए, इस जगत के अंदर यानी कि कवक जगत के अंदर सभी यूकोरियोटिक परजीवी जीव सम्मिलित हैं। यानी कि जो कवक जगत होगा, कवक जगत में ऐसे जीवों को रखा जाएगा जो यूकोरियोटिक हैं, यानी कि उनकी जो कोशिका है वो विकसित है, लेकिन वो कैसे हैं, वो परजीवी है, वो दूसरे पर आधारित है, अपने भोजन के लिए वो दूसरे पर निर्भर है, तो उनको क्या कहा जाता है, वो परजीवी कहलाते हैं। तो कवक ग्रुप यानी कि कवक जगत, फंगी जो कवक जगत है इसके अंतर्गत जो है यूकोरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाएगा, वैसे जीवों को रखा जाएगा जो यूकोरियोटिक और परजीवी हो, इनको शामिल किया जाएगा। ये अवशोषण द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। इनकी जो पोषण ग्रहण करने की विधि है वो अवशोषण द्वारा है। ठीक है, तो ये अवशोषण द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, पोषण को ग्रहण करते हैं। इनके कोशिका भित्ति में मुख्यतः काइटिन होती है। तो ये जो कवक जगत है, कवक जगत में उनको रखा जाएगा जो यूकोरियोटिक होंगे, जो परजीवी जीव होंगे, जो अवशोषण द्वारा क्या करेंगे, पोषण को ग्रहण करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, और उनकी कोशिका भित्ति में मुख्यतः काइटिन पाया जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, कवक जगत के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद है जंतु जगत, एनिमल। ठीक है, एनिमल जगत के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो इस जगत में सभी हेट्रोट्रॉफिक बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कीट, स्तनधारी आदि शामिल है। यानी कि इसमें वो जीव जो स्तनधारी हैं, जैसे कि मानव, हाथी, जानवर, ये सारे चीज जो है वह जंतु जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जंतु जगत में हम सभी हेट्रोट्रॉफिक बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक जीव को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जंतु जगत। उम्मीद है आपको ये पांचों जगत जो है वो समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नोट डालकर लिखा गया है कि वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो जाति है, स्पीसीज है। ठीक है, जाति के आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखना है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो जब आप जीवों का नामकरण किया जाता है तो उसके नामकरण में यहाँ पर द्विनाम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हम समझेंगे कि आखिर द्विनाम पद्धति क्या है। तो 1753 ईस्वी में केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया, केरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, केरोलस लिनियस ने क्या किया था, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। आप सिर्फ लिनियस के नाम से भी इसे याद रख सकते हैं। और कब किया, 1753 ईस्वी में। ठीक है, 1753 ईस्वी में केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इस पद्धति के अनुसार यानी कि इस द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों के नाम को दो शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि जब भी हम द्विनाम पद्धति का उपयोग करके किसी जीवधारी का नामकरण करेंगे उसमें दो शब्दों को मिलाकर के नाम रखेंगे। पहला शब्द जो होगा वह वंश होगा, जेनेरिक नेम यानी कि उस जीवधारी का वंश क्या है उसका नाम लेंगे, और दूसरा शब्द जो है जाति स्पीसीज नाम कहा जाता है। यानी कि दूसरा शब्द जो होता है द्विनाम पद्धति में जो है द्विनाम पद्धति में क्या किया जाता है, दो शब्दों को लिया जाता है। पहला जो लिया जाता है वो लिया जाता है वंश के नाम को, और दूसरा जो लिया जाता है स्पीसीज के नाम को, जाति के नाम को लिया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है। साथ ही वंश तथा जाति नाम के बाद उस वर्ग की विद यानी कि वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति की खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस ये एक साथ है, होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस लीन है। ठीक है, होमो सेपियंस लीन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, और लीन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। तो यहाँ पर बताया ये गया था सबसे पहले कि द्विनाम पद्धति में हम दो चीजों का प्रयोग करेंगे, पहला वंश का नाम लेंगे और दूसरा उसके बाद जाति का नाम लेंगे। अब यहाँ पर तीसरी बात जो जोड़ी जा रही है वो यह जोड़ी जा रही है कि वंश और जाति के नाम के बाद हम उस खोजकर्ता या उस वैज्ञानिक का नाम देंगे जो सबसे पहले इस जीव को, ठीक है, या फिर उस प्राणी को सबसे पहले जिसने पहचाना या वर्तमान नामकरण दिया, ठीक है, खोजा या वर्तमान नामकरण दिया होगा उस वैज्ञानिक का हम नाम रखेंगे। जैसे कि होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में जो सेपियंस शब्द है, ठीक है, जो होमो सेपियंस में यहाँ पर होमो शब्द है वो क्या बताता है, वह होमो जो है, होमो क्या है, होमो यहाँ पर जो है मानव की वंश के बारे में बताता है। ठीक है, वास्तव में होमो क्या है, वंश का नाम है। ठीक है, वंश का नाम है। सेपियंस है, ठीक है, सेपियंस क्या है, सेपियंस जाति है। ठीक है, सेपियंस क्या है, जाति है। और लिन क्या है, लिन जो है वह खोजा गया है जिस वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो ये मिलाकर के टोटल हो जाएगा होमो सेपियंस लिन। ठीक है, लिन क्या है, वैज्ञानिक। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जो द्विनाम पद्धति है उसके अंतर्गत वंश और जाति के नाम को लिया जाता है और लास्ट में जो है उसके खोजकर्ता के नाम को जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर द्विनाम पद्धति का परिचय थोड़ा सा देखिए किस तरह से किया जाता है। देखिए सबसे पहले वंश का नाम लिया जाता है। पहला शब्द जो होगा वंश का नाम होगा। वंश क्या करता है, इसकी पहचान करता है। ठीक है, जैसे कि होमो में हो गया कि ये हम होमो वंश से हैं। ठीक है, सेपियंस जाति है, तो होमो वंश में जो सेपियंस है, ठीक है, सेपियंस है वो हमारे क्या है, जाति है। और यहाँ पर जाति क्या करता है, दूसरा शब्द है जो कि पहचान करता है, उसकी जातीय पहचान करता है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे, खोजकर्ता का नामकरण का श्रेय उसको दिया जाए ताकि जो वैज्ञानिक जीव का नामकरण किया है उसको क्या करेंगे, उसका श्रेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जैसे कि मानव, मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। लीन यहाँ पर नहीं लिखा गया है। लीन सिर्फ जब नामकरण का श्रेय देना होता है तो आप वहां पर जोड़ा जाता है। तो मानव के लिए होमो सेपियंस, और उसी तरह से मैंगो का जो होगा मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा क्या हो गया, मैग्नीफेरा वंश हो गया और इंडिका क्या हो गया, जाति हो गया। तो आम के नाम का जो मैग्नीफेरा इंडिका है उसका मतलब हुआ कि जो मैग्नीफेरा है वो क्या है, वंश है, और इंडिका क्या है, वह जाति। ठीक है, चलिए मेढक, मेढक का हो गया राना टिगिराना, टिग्रेना। ठीक है, राना टिग्रेना जो है ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें राना क्या हो गया, ये वंश हो गया, और टिग्रीना क्या हो गया, ये जाति है। ठीक है, राइस, राइस का क्या है, ओरिजा सटिवा। ठीक है, ओरिजा सटिवा, ओरिजा सटिवा मतलब क्या हो गया, धान के मतलब ओरिजा वंश हो गया और सचिवा क्या हो गया, जाति हो गया।
इसी तरह से आप याद करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बिल्ली। बिल्ली का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वह है फिलिस डोमेस्टिका। फिलिस डोमेस्टिका क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो फिलिस क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा, डोमेस्टिका क्या हो जाएगा? इसकी जाति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गेहूं। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वह है ट्रिटिकियम अविस्टियम। ट्रिटिकियम क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा, और अविस्टियम क्या हो जाएगा? उसकी जाति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉग का है कैनिस फैमिलेरियस। कैनिस फैमिलेरियस जो है ये डॉग का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस का मतलब हो जाएगा उसकी वंश, और फैमिलेरियस का मतलब हो जाएगा उसकी जाति से, ठीक है। पेसियम अस्टिवियम, पेसियम अविस्टियम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नाम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्टियम अस्टिवियम जो है वह वैज्ञानिक नाम किसका है? मटर का, ठीक है, मटर का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाय, गाय के बारे में देखते हैं। गाय का क्या है? गाय का जो नाम है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस वैज्ञानिक नाम गाय का क्या है? बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। बोस क्या हो जाएगा? इसकी वंश हो जाएगी, इंडिकस क्या हो जाएगी? इसकी जाति हो जाएगी। किक्कर, किक्कर एरिथिनियम, सॉरी यहाँ पर चना, चना का क्या है? किक्कर एरिथिनियम। किक्कर एरिथिनियम जो है वह चना का वैज्ञानिक नाम है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका एक वंश हो जाएगा, दूसरी जाति का नाम। फर्स्ट पहले वंश होगा, दूसरा जाति। सरसों का क्या हो जाएगा? वेरिसिका, वेरिसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। यहाँ पर सरसों का, तो यहाँ पर सरसों का क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कंप्रेस्टियस, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेसिका कंप्रेटियस। तो ब्रेसिका क्या हो जाएगा? इसकी वंश का नाम हो जाएगा, और कैम्पेस्ट्रियस जो होगा यह उसकी जाति का नाम हो जाएगा। तो ये जो है वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया हुआ, ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा आज के वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये हमारा जीव विज्ञान बायोलॉजी का वन लाइनर जो हमारे लूसेंट चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम लोग पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है वो जीव विज्ञान का परिचय है। दूसरी जहाँ पर वीडियो है इसी सीरीज के अंतर्गत वो है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं।